गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल पढ़ रहे हैं हम लोग। गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल जो है, गुप्त काल के बाद के जो काल होते हैं, जैसे वैदिक काल के बाद के काल उत्तर वैदिक काल, वैसा ही हमारा गुप्त काल के बाद का काल उत्तर गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल होगा। 600 से लेकर 750 ईस्वी तक इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाएगा? गुप्तोत्तर काल कहा जाएगा। गुप्तोत्तर काल में गुप्त वंश के जितने शासक थे वो प्रायः क्या थे? सामंत थे। कौन से वंश के सामंत थे? मौर्य वंश के सामंत थे। आपका जो 600 से लेकर 750 ईस्वी तक जो महान महान राजा हुए हैं, शासक हुए, वो पुष्यभूति है, प्रभाकर वर्धन है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और यशोवर्धन है। सबसे प्रतापी राजा जो है, प्रतापी शासक, वो इसमें हर्षवर्धन है। सबसे प्रतापी राजा कौन है? हर्षवर्धन। हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। गुप्तोत्तर काल में मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आता है वो हर्षवर्धन के बारे में आता है। हर्षवर्धन का एक अन्य नाम है सकल उत्तरापथनाथ। क्या नाम है इसका? सकल उत्तरापथनाथ। सकल उत्तरापथनाथ नाम है। सकल उत्तरापथनाथ नाम है। राजधानी थानेश्वर, हरियाणा में थानेश्वर है। इसने हर्ष संवत चलाया 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में क्या चलाया? हर्ष संवत चलाया। हर्षवर्धन अपनी बहन के साथ राजगद्दी पर बैठता था और ये सर्वाधिक प्रतापी राजा था। इतना इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन बहुत ही सामाजिक कार्य करते थे। यह महान हिंदू सम्राट थे। हिंदू शासक अकबर के समान कहा गया। जैसे अकबर द ग्रेट कहा जाता है, अकबर महान शासक है, वैसा ही हिंदू सम्राट में हर्षवर्धन को महान कहा जाता है। इसके शासनकाल में भेन-सांग भारत आया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या है? हर्षवर्धन के शासनकाल में भेन-सांग भारत आया था। चीनी यात्री हेन-सांग भारत आया था। हेन-सांग चीन के शासक ताई सुंग का राजदूत था। कभी कभी हेन-सांग के बारे में पूछता है कि हेन-सांग चीन के था, तो हेन-सांग कौन है? हेन-सांग ताई सुंग चीन के शासक। चीन में उस समय शासक कौन थे? ताई सुंग थे। जिस समय भारत में हर्षवर्धन शासक था उस समय चीन में कौन शासक थे? ताई सुंग। ताई सुंग का ये राजदूत थे। अपने राजदूत को जाओ भारत हर्षवर्धन से मिलने या कैसा है करके स्टडी करने या जानने के लिए भेजा जाता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भेन-सांग भारत आया। हेन-सांग कौन था? चीन के शासक ताई सुंग के राजदूत थे। हेन-सांग की पुस्तक सीयू की है। इन्होंने यहां से जाने के बाद क्या पुस्तक लिखी है? सीयू की पुस्तक लिखी है। सीयू की पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में हर्षवर्धन का नाम शीलादित्य कहा था। क्या कहा गया है? शीलादित्य। इस पुस्तक में हेन-सांग ने हर्षवर्धन का नाम शीलादित्य नाम लिखा है। हेन-सांग ने 13 साल भारत में रहा, क्योंकि उस समय आना और जाना अभी जैसा आसान काम नहीं है। आना बहुत मुश्किल काम, जाना, और फिर इतना डिजिटल नहीं था कि 2-4 दिन में ही हम सब चीज समझ सकें। 13 साल तक भारत में रहा। हेन-सांग ने 13 साल भारत में रहा और बौद्ध धर्म की पढ़ाई किया। इसके कहने पर हर्षवर्धन ने 13 गांवों को दान कर दिया, महायान का अध्ययन किया। हेन-सांग यहाँ आकर क्या किया? 13 वर्ष तक रहे, बौद्ध धर्म का महायान शाखा का अध्ययन किए। तो हेन-सांग भारत में 13 वर्ष तक रहा और क्या किए? बौद्ध धर्म के महायान का अध्ययन किए। इनके कहने पर 13 गांवों को दान कर दिया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। क्या नाम था? शीलभद्र। ये कहाँ अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी, पूरी बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा जाता था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का हेन-सांग ने अध्ययन किया। उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय के। बाणभट्ट एग्जाम में आता है। हर्षवर्धन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हर्षवर्धन पढ़ते समय किसका नाम आएगा? बाणभट्ट। बाणभट्ट कौन है? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनकी रचना कादम्बरी और हर्षचरितम है। बाणभट्ट की रचना कौन है? कादम्बरी और हर्षचरितम।
हर्षचरितम और कादम्बरी, दो इनकी रचना है बाणभट्ट की। बाणभट्ट कौन है? हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। कितने लोग यात्री भारत में आए हैं भी आपने देखा है, कई यात्री आए, पुस्तक लिखा है और ये लंबे समय तक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इनके कहने पर हर्षवर्धन राजा ने 13 गांवों को दान कर दिया। इनको जितने विदेशी यात्री भारत में आए हैं उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस का कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्षवर्धन विद्वान था, इन्हें बौद्ध राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बौद्ध राजा कहा जाता था। हर्षवर्धन की रचनाएं, हर्षवर्धन स्वयं में भी रचनाकार थे, कवि और लेखक। हर्षवर्धन खुद थे, विद्वान थे। हर्षवर्धन की रचना रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शनी। हर्षवर्धन की रचना क्या है? रत्नावली, प्रियदर्शनी और तीसरा है नागानंद। नागानंद। हर्षवर्धन स्वयं में विद्वान थे, इन्होंने ये कवि और लेखक थे। हर्षवर्धन की रचना रत्नावली, प्रियदर्शनी और नागानंद है। बाणभट्ट इनके दरबारी कवि हैं, ये भी बहुत विद्वान थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। इनकी दो रचनाएं हैं, कादम्बरी और हर्षचरितम। हर्षवर्धन संस्कृत के ज्ञानी थे। किसके ज्ञानी थे? संस्कृत भाषा के ज्ञानी थे। ये कवि थे, लेखक थे और नाटककार थे। हर्षवर्धन क्या थे? नाटककार थे। कन्नौज प्रयाग पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। कन्नौज प्रयाग में क्या है, के पास क्या है? कन्नौज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। कुंभ का मेला इन्होंने ही आरंभ किया है। जो कुंभ का मेला है उसका आज तक लगता है, उसका आरंभ किसने किया है? इसने ही चालू किया है। हर्षवर्धन के समय में कुंभ का मेला आरंभ हुआ। अर्ध कुंभ हरिद्वार में 6 साल में लगता है। कुंभ कितने साल में लगता है जी? 12 साल में। हर 6 साल में हरिद्वार में एक मेला लगता है, उसको क्या कहा जाता है? अर्ध कुंभ कहा जाता है। साइड हेडिंग लिखिए, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, अभिलेख, पुरातत्व, ये सब हमारे इतिहास को जानने के स्रोत हैं। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में मिला है। ऐहोल अभिलेख कहाँ मिला है? कर्नाटक में। इसमें कौन लिखा है इसको? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, जो चालुक्य शासक था। क्या लिखा है ऐहोल अभिलेख में? हमें क्या प्रमाण मिला है? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, जो चालुक्य शासक है। रवि कीर्ति अपनी तुलना कालिदास से करते हैं। रवि कीर्ति एक कवि है। रवि कीर्ति अपनी तुलना कालिदास से करता है। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। नर्मदा नदी के तट पर किसके बीच में युद्ध हुआ? पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ। जीता कौन? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को हराया। ये इसकी साक्ष्य कहाँ मिली है? ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में मिली है। हर्षवर्धन अपनी बहन राज्यश्री के साथ गद्दी पर बैठता था। हर्षवर्धन किसके साथ राजगद्दी पर बैठता था? अपनी बहन राज्यश्री के साथ गद्दी पर बैठता था। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में मिला है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के विरोधी पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के विरोधी पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। कन्नौज प्रयाग में 5 साल में महामोक्ष परिसर का आयोजन होता था। इस आयोजन में संपत्ति का दान करते थे। आयोजन में क्या होता था? ये संपत्ति का दान करते थे। हिंदू सम्राट हर्षवर्धन इतना महान हिंदू सम्राट शासक था, इसकी तुलना किससे की जाती है? अकबर से। अकबर भी एक महान शासक था, अकबर द ग्रेट। अकबर की तुलना हर्षवर्धन से किया जाता था। ये बहुत दानी थे। 2-3 बात से हमको पता चल गया। पहली बात, हेनसांग के कहने पर 13 गांवों को दान कर दिया। दूसरी चीज, कन्नौज प्रयाग में 5 साल में महामोक्ष परिसर का आयोजन होता था, जिसमें संपत्ति का क्या करता था? वो दान करता था। इसके मतलब होता था कि ये दानवीरता थे। हर्षवर्धन कहते थे दानवीरता थे। ये गुप्त काल के बाद की जानकारी है। और कई जानकारी हमको एग्जाम की दृष्टि से पूछता है कि गुप्त काल से संबंधित विविध जानकारी। साइड हेडिंग डालिए, गुप्त काल से संबंधित विविध जानकारी। विविध जानकारी इस समय का, गुप्त काल के समय का। पहला है मंदिर निर्माण। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा इसमें निर्माण हुआ है।
मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण की परंपरा आरंभ हुई। गुप्त काल में क्या आरंभ हुई है? मंदिर निर्माण की परंपरा आरंभ हुई। मंदिर निर्माण 3 शैलियों में होती थी। पहला नागर शैली, ब्रैकेट में लिखिए पंचायतन शैली। नागर शैली को क्या कहा जाता था? नागर शैली, पंचायन शैली, नागर शैली या पंचायन शैली। दूसरा है बसेर शैली, तीसरा है द्रविड़ शैली। 3 शैलियों में होती थी। गुप्त काल में नागर शैली से निर्माण हुआ है। गुप्तकालीन मंदिर छत्तीसगढ़ में सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर, देवरानी जेठानी का मंदिर, भोरम देव का मंदिर जिसको गोपाल देव ने 1089 में बनवाया था, दशावतार का मंदिर उत्तर प्रदेश झांसी में मिला है। गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से हैं? सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर, देवरानी जेठानी का मंदिर, भोरम देव मंदिर, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश झांसी। धर्म, हर्षवर्धन के समय में, गुप्त काल के समय में धर्म कैसा था? गुप्तकालीन धर्म हिंदू धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म, 3 धर्म प्रमुख थे उस समय। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म। इनके प्रिय देवता विष्णु थे। गुप्तकालीन के प्रिय देवता विष्णु थे। इन तीनों धर्म के को संरक्षण प्राप्त था। गुप्त काल के समय में 3 धर्म को संरक्षण प्राप्त था। मूर्ति कला, मूर्ति कला कैसा था? मूर्ति कला मथुरा, बनारस और पाटलिपुत्र, मथुरा, बनारस और पाटलिपुत्र में मूर्ति कला मिला है। अर्धनागेश्वर कौन सा मूर्ति? गुप्तकालीन फेमस मूर्ति है अर्धनागेश्वर की मूर्ति। दूसरा त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति मिली है जिसको क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति। अजंता गुफा, औरंगाबाद महाराष्ट्र, गुप्तकालीन एवं मौर्यकालीन का साक्ष्य मिला है। मौर्यकालीन और गुप्तकालीन, मौर्यकाल के बाद कौन सा काल आता है? गुप्तकालीन और मौर्यकालीन दोनों का मिला जुला प्रमाण अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिला है। इसमें जातक कथा का वर्णन है। गुफा में भी लिखने का, उत्कीर्ण करने का रिवाज था उस समय। क्या मिला इसमें? जातक कथा का वर्णन मिला है। एलोरा, अजंता एलोरा की गुफा बोलते हैं, तो अजंता का गुफा और एलोरा। एलोरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म की जानकारी मिलती है। एलोरा में क्या मिलती है? बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म की जानकारी मिलती है। एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा साइड लिखिए, एलिफेंटा, मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ ये? मुंबई महाराष्ट्र। राजपूतों ने बनाया। बौद्ध एवं शैव धर्म की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म और शैव धर्म की जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन साहित्य, गुप्तकालीन के प्रमुख क्या हैं? साहित्य के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से साहित्य गुप्त काल से संबंधित है। गुप्तकालीन साहित्य है महाभारत। कौन सा साहित्य है? महाभारत। महाभारत, दूसरा रामायण और तीसरा पुराण। महाभारत, रामायण और पुराण ये क्या है? गुप्तकालीन साहित्य है। सभी का संकलन गुप्त काल में हुआ तथा अंतिम रूप गुप्तोत्तर काल में हुआ है। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल से आरंभ हुआ और गुप्तोत्तर काल तक ये पूरी रचना कंप्लीट हुई है। इसी समय कालिदास की रचना, कालिदास भी क्या है? गुप्त काल के कवि हैं। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र। कालिदास किसके दरबारी कवि हैं? पिछले वीडियो में आया है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो कालिदास साहित्य में अगर हम लोग देखेंगे तो कालिदास की प्रमुख साहित्य पहला है मालविका अग्निमित्र, ब्रैकेट में लिख लीजिए नाटक है। क्या है ये? नाटक है। मालविका अग्निमित्र नाटक है। रघुवंशम और कुमार संभवम, रघुवंशम और कुमार संभवम, रघुवंशम और कुमार संभवम ये महाकाव्य है। क्या है ये? महाकाव्य। ब्रैकेट में लिख लीजिए महाकाव्य। मालविका अग्निमित्र क्या है? नाटक है। और रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्य है। मेघदूतम ऋतु संहारम, मेघदूतम और ऋतु संहारम
ये दोनों क्या है? गीत काव्य है। कालिदास के द्वारा रचित मेघदूतम और ऋतु संहारम क्या है? गीत काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। अगला है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, इसमें भ्रष्टाचार का साक्ष्य मिलता है। मृच्छकटिकम में ऐसी कहानी है जिसमें रिश्वत लेना या कुछ लेकर कुछ काम कर देना, इस चीज की जानकारी मिलती है। इसका मतलब गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में रिश्वत लेना था, आरंभ हो गया था देश में। ठीक है, तो मृच्छकटिकम भ्रष्टाचार का प्रथम साक्ष्य मिलता है। विक्रमो विषयक, विक्रमो विषयक, विक्रमो विषयक, ये क्या है? नाटक है। ये भी क्या है जी? नाटक है। साइड हेडिंग लिखिए आर्यभट्ट। गुप्त काल से संबंधित एक और प्रसिद्ध क्या बात है जो एग्जाम में आता है? आर्यभट्ट। और पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आर्यभट्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। आर्यभट्ट गणितज्ञ एवं खगोल विद्वान थे। आर्यभट्ट क्या है? गणितज्ञ थे और खगोल विज्ञान के ज्ञाता थे। शून्य का आविष्कार किया है। इनकी पुस्तक आर्यभट्टम। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? आर्यभट्टम। इन्होंने पाई कमान दिया है। पाई कमान 22/7 होता है, मालूम है आप लोगों को? तो पाई कमान किसने दिया है? आर्यभट्ट ने दिया है। नागार्जुन गुप्त काल का और एक फेमस पर्सन कौन है? नागार्जुन शून्यवाद का जनक। इन्होंने पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है के बारे में बताया है। बीजगणित, वेद गणित आर्यभट्ट ने इसकी व्याख्या किया है। अगला है ब्रह्मगुप्त। और अगला प्रश्न कौन है? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना किया है। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया है? ब्रह्म सिद्धांत की रचना किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज किया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन को गति का नियम का जनक कहा जाता है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम गति का नियम का जनक, लेकिन न्यूटन से पूर्व गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? ब्रह्मगुप्त ने दिया है। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना किया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। इसको न्यूटन का पूर्वगामी कहा जाता है। इसको ब्रह्मगुप्त। अगला है बराह मिहिर। बराह मिहिर, बराह मिहिर कौन है? इनकी रचना चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी रचना चंद्रगुप्त द्वितीय का 9 रत्नों में से एक है। कौन 9 रत्नों में से एक है? बराह मिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक है बराह मिहिर। इनकी रचना बृहद संहिता और बृहद जातक। बृहद संहिता और बृहद जातक, दो इनकी फेमस रचना है। इसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की जानकारी दिया है। बराह मिहिर ने सबसे पहले किसकी जानकारी दी है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी दी है। इन्होंने बताया है चंद्रमा पृथ्वी का और सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। तो चंद्रमा किसकी चक्कर लगाती है? पृथ्वी का। और पृथ्वी किसकी चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, स्थिर कौन रहता है? सूर्य। पृथ्वी किसकी चक्कर लगाती है? सूर्य की। और चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाती है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। सूर्य क्या होता है? सूर्य स्थिर होता है। ये क्या है? पृथ्वी। और ये क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी और चंद्रमा। पृथ्वी किसकी चक्कर लगाती है? सूर्य की। और चंद्रमा किसकी चक्कर लगाती है? पृथ्वी की चक्कर लगाती है। अगर सूर्य यहां है
और पृथ्वी यहाँ है और चंद्रमा यहाँ है। पृथ्वी के लोगों को चंद्रमा दिखेगा नहीं, पृथ्वी के परछाई के कारण चंद्रमा नहीं दिखेगी। कौन सा ग्रहण हुआ? चंद्र ग्रहण। अगर सूर्य स्थिर है और ये हमारा चंद्रमा है और ये हमारा पृथ्वी, पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा कहाँ चले जाएगी? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो हम तक सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा कम पड़ेगा थोड़ा देर के लिए कहीं कहीं पर, तो इससे क्या ग्रहण हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इस बात को किसने बता दिया था? बराह मुनि ने बता दिया था। आपका गुप्त काल से ही संबंधित एग्जाम में आता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? धन्वंतरी। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है जी? धन्वंतरी है। और चरक क्या है? सुश्रुत शल्य चिकित्सक है ना। और चरक ने आयुर्वेदिक का जनक है। गुप्त काल के समय वैष्णव धर्म वाले क्या थे? कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राज चिन्ह क्या था? गुप्त काल के समय राज चिन्ह गरुड़ था। क्या था? गरुड़ था। गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल में गरुड़ राज्य चिन्ह था। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, आप गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल दोनों को एक साथ पढ़िए। बहुत सारी बात हम लोग गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल का पूरा बता दिए। 750 ईस्वी तक हो गया गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे छत्तीसगढ़ के व्यापम, पीएससी, कोई भी शासकीय सेवा भर्ती परीक्षा में, तो इतना से संबंधित आने की संभावना है। इतना को वीडियो आप लोग देख के 2 पेन 3 कलर पकड़ के बढ़िया एक अच्छा नोट्स बनाइए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, तो संभावना है बेस इतना में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप जितना पढ़ सकते हो और पढ़िए। 750 ईसा पूर्व के बाद 1200 तक हमारे देश के इतिहास में क्या आया? मध्यकाल का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास यहाँ से खत्म होता है। तो उसके बाद अगला में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास, जो 750 से 1200 तक। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और ये प्राचीन भारत के इतिहास। गुप्त काल, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्योत्तर काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, सब हम लोग पढ़े हैं। पाषाण काल से प्रारंभ किए, पाषाण, नवपाषाण, उत्तर पाषाण, मौर्य वंश, मौर्योत्तर वंश, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। कई विदेशी शासक हमारे देश में हुए, कई देशी शासक हमारे देश में हुए और इतना से संबंधित बहुत सारे फैक्ट हम लोग पढ़े हैं। इतिहास जिसको भी नहीं समझ आता है, हम लोग एकदम सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं क्रम से, और पूर्व की बात का क्रमिक अध्ययन ही इतिहास। तो इतना आप लोग अभी पढ़ के रखिएगा गुप्तोत्तर काल। अगला वीडियो में हम लोग मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे 750 ईस्वी के बाद।